हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम कराएंगे हिंदी के 50 क्वेश्चन। आपको पता है यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 आ चुकी है, जिसमें लगभग 52,000 प्लस पद हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आपका हिंदी है, आपका जीके है, आपका मैथ्स है और आपका रीजनिंग है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं वो रीजनिंग से पूछे जाने हैं। उसके बाद 37 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे, जो आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। 150 क्वेश्चन है ना, तो आपके 150 मार्क्स के 300 मार्क्स के हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम 800 क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है। जो अनुसांगिक टिप्पण होता है क्या होता है। टिप्पण मतलब होता है किसी चीज़ को टाइप करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे लिख गया है अनुसांगिक, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला जो लेख होता है, टिप्पण होता है, वही हमारा मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों के द्वारा लिखा जाने वाला हमारा अनुसांगिक टिप्पण होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। रीतिकाल का कवि कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एंड सी हमारा बिहारी, एंड डी हमारा है सुमित्रानंदन पंत। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रीतिकाल के जो फेमस कवि थे वो हमारे बिहारी थे। अन्य भी थे, चिंतामणि हो गए, ठीक है, और थे भूसर थे, ये सब हमारे रीतकाल के थे। लेकिन यहाँ पूछा कौन है, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो रीतकाल के थे वो हमारे थे कवि बिहारी। बाकी जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत ये आपका छायावादी के कवि थे, यानी कि छायावाद युग के कवि थे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको आता है तो उससे नोट डाउन मत करिएगा। जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है उसी को कॉपी और पेन उठाइए और लिखते जाइए। अभी आपके पास एग्ज़ाम का लगभग 6 महीने का टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा दिसंबर में ही होगा, क्योंकि अभी 15 जुलाई से आपका नोटिफिकेशन आएगा। अगर सितंबर तक कोई कंपनी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए टेंडर लेगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक होने के चांसेस हैं। इसलिए तैयारी लगातार करते रहिए। आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात बची जीके और मैथ्स की, तो जीके का कोई अंत नहीं है। जीके समुद्र की तरह है, आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आप गेन करते जाएंगे। लेकिन हिंदी में है, आप 37 क्वेश्चन में से आप अगर 35 क्वेश्चन भी सही कर ले गए तो 70 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ गलत नहीं कर सकते। जीके में आपको हो सकता ना आता हो, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा। आगरे, आगरों, आगरे। तो यहाँ पर इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यह आगरे आगरे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो हमारा वर्ण होता है वो हमारा महाप्राण व्यंजन होता है, और पहला तीसरा पांचवा क्या होता है, ये हमारा अल्पप्राण होता है। अघोष की बात करें तो पहला दूसरा होता है, और सघोष की बात करें तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण होता है। मैंने संपूर्ण वर्णमाला की पहली क्लास ले ली है। आप जाएंगे चैनल पर, वहाँ पर वर्णमाला, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पूरी वर्णमाला उसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वंदना, वी है वंदना, ऊपर अनुनासिक लगा है, सी हमारा है वंदाना, ये तो होगा नहीं वंदना। देखो इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को। आयोग, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आयोग ने ए और डी ये दोनों ऑप्शन सही माने थे। इसलिए अगर आप प्रायोरिटी सबसे पहले क्वेश्चन को देंगे आंसर को, तो वंदना ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन बाय द वे ये क्वेश्चन दोनों ऑप्शन देगा नहीं। अगर दे भी देगा तो कोई लोग करता है तो इसको आयोग पूरे नंबर देगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखो वर्तनी आपको पढ़ना है तो वर्तनी आप प्रीवियस ईयर को कोई बुक ले लीजिए, वर्तनी आप अपने मन से ही सही कीजिए, कि मैं तो यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन आप वर्तनी जब तक प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी वर्तनी जो छाँटनी होती है वो गलत हो जाएगी। हम आपको यहाँ पर सिखा नहीं सकते कि वर्तनी की कोई ट्रिक है ही नहीं। कोई टीचर बताए लेकिन इसकी कोई ट्रिक होती ही नहीं है। आप डेली 10-15 वर्ड, आप आज से कसम खा लीजिए कि हम आज से 50 वर्ड वर्तनी के डेली पढ़ेंगे। केवल अगर आप समझ लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे 50 वर्ड तो एक महीने में 1500 वर्ड हो जाएंगे, एक महीने में। और 1500 वर्ड अगर आप याद कर लिए तो उससे बाहर कोई भी वर्तनी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
ये गारंटी, क्योंकि कोई भी बुक होती है उसमें 1500 वर्तनी क्वेश्चन नहीं होते, इससे कम ही होते हैं। इसलिए आप अगर डेली 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं वर्तनी वाले तो आपके महीने में 1500 हो गए, तो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से तो होगा अनुनासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द, ये नहीं होगा अनु, ऐसा नहीं होता है। अन देखो पूरा स्पष्ट हो रहा है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सभी कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अनु प्लस एसड़। ये हमारा अच्छा जी, हमारा अगर ये लिखा है तो इसकी मात्रा क्या होती है? हमेशा इसकी मात्रा ये होती है, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती उसकी एक मात्रा होती है। मान लो ये छोटा ए है ना, तो इसकी कोई मात्रा नहीं है तो उसकी एक मात्रा होगी, और जिसकी एक मात्रा होती है उसकी दो मात्रा हो जाती है। जिसकी इसकी एक मात्रा है तो इसकी दो मात्रा हो जाएंगी। जिसकी कोई मात्रा नहीं उसकी एक मात्रा, जिसकी एक मात्रा उसकी दो मात्रा। ये आप हमेशा याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हम इस क्वेश्चन को जरूर दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट हमारा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखो, यशोदा का होता संधि विच्छेद का यश विसर्ग प्लस दा होता है ना, तो यहाँ पर विसर्ग लग गया तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन देखिए आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज द यस प्लस दा, ये हो जाएगा यशोदा। नेक्स्ट है मृगनयन में समास कौन सा है? मृगनयन में समास कौन सा है? ये है हमारा अव्ययभाव समास, बी है हमारा कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, एंड डी आपका द्वंद्व समास। मृग के समान जो नयन, अर्थात देखो अगर आप समास पढ़ रहे हैं कितने होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु और बाहुबरी और आपका द्वंद्व, ये आपके समास होते हैं। ठीक है, इसकी भी ट्रिक होती है। जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ बताएंगे, तो आपको एग्जाम क्रैक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ की ट्रिक होती है। ठीक है, तो मैं आपको समास का एक ही वीडियो में सारे समास खत्म कर देंगे, उससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। जो उसमें एक्सेप्शन वाले होते हैं, जैसे क्या है, एक एक्सेप्शन होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे इसके बीच में ये निशान लगा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये निशान होता है योजक चिन्ह का, तो सब जगह योजक चिन्ह के अकॉर्डिंग आप द्वंद्व समास नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे में समास होगा वो अव्ययभाव समास होता है, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सेप्शन वाले भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मधारय है, मृग के समान नयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पर सभी को पता है इसका क्या होगा? बहुप्रिय समास होगा। देखो, अव्ययभाव समास क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, अब कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों होते हैं, और बहुब्रीहि में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बस इतनी ही सिंपल सी बात है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? पीताम्बर, पीत है अंबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द। देखो, मोस्टली जो आपके भगवान के नाम होते हैं, पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, ये आपके बहुब्रीहि होते हैं। जबकि भगवान के जो नाम होते हैं, गॉड के जो नाम होते हैं, मैक्सिमम एक इक्का दुक्का छोड़ के जो एक्सेप्शन का केस होते हैं, मैक्सिमम आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जो भी आपके भगवान होते हैं। ठीक है, दशानन हो गया, गजानन हो गया, लंबोदर हो गया। नेक्स्ट है प्रति उत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सभी को क्या होता है? प्रति प्लस उत्पन्न होता है ना, प्रति प्लस उत्पन्न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग इसमें लगा है। नेक्स्ट हमारा है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखो, कभी भी आपको उपसर्ग छाटना है तो आप उसका संधि विच्छेद कर दीजिए उस वर्ड का। यहाँ मैंने ऊपर क्या किया था? देखो, यहाँ पर मैंने संधि विच्छेद किया था ना उपसर्ग छाटने के लिए, प्रति प्लस उत्पन्न, तो प्रति आपका उपसर्ग था। इसी प्रकार अलबत्ता का आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा अल प्लस बत्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो, इसका संधि विच्छेद, अगर किसी को आपका उपसर्ग छाटना आता है तो सबसे पहले आप उस वर्ड का संधि विच्छेद करिए। यहाँ पर पहला अलबत्ता अल बना है शब्द और दूसरा आपका बत्ता है, तो किसी भी वर्ड का संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर उपसर्ग आप आसानी से छांट सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अलबत्ता इस क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। रहित का मतलब है किसमें नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि रहित का मतलब होता क्या है, तो रहित का मतलब है ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है? देखो, इसमें दर्शन क्या है? दर्शन प्लस ईय, तो ईय इसका भी संधि, देखो प्रत्यय उपसर्ग आपको छाटना है तो आप दोनों वर्ड का क्या करिए? संधि विच्छेद कर लीजिए। दर्शनीय में क्या हो जाएगा? दर्शन प्लस ईय, तो ईय क्या है? प्रत्यय है। दुर्गुण क्या है? दुर प्लस गुण, तो गुण क्या है? इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। नहीं, देखो, दुर्गुण में क्या है? सुनो, दुर प्लस गुण, तो इसमें तो उपसर्ग लगा भाई, दुर उपसर्ग लग गया, तो ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा। कर्तव्य में
और भिक्षुक में भिक्षु प्लस इक, ये आपका प्रत्यय लगा, लेकिन दुर्गुण में उपसर्ग लगा हुआ है, दुर प्लस गुण। नेक्स्ट हमारा है गधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। जो गधा शब्द होता है इसका तत्सम रूप होता है। अच्छा, तत्सम होते क्या हैं? तत्सम वे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं, मतलब उनका कोई चेंजेस नहीं है, हमारे बोलचाल में भी वही शब्द यूज हो रहे हैं। लेकिन तद्भव क्या होता है? हमारा बिगड़ा हुआ रूप जो हम अपनी आम चाल भाषा में बोलते हैं। जैसे क्या है, गधा जा रहा है तो गधा का जो तत्सम होता है वो गद्धब होता है। क्या होता है? गर्धब होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गर्धब। गर्धब माने गर्धब संस्कृत है, बाकी गधा क्या है? गधा क्या है? तद्भव रूप है जो हम आम चाल भाषा में यूज करते हैं, लेकिन तत्सम क्या होगा? गर्धब हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन, जो चीज़ें आपको आती हैं वो मत लिखिए, जो नहीं आती आप उसी कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। देखो यहाँ पर सुर्ख जो होता है, सुर्ख माने होता है सूखा, तो ये तत्सम है। सत मतलब होता है 100, सत जो होता है 100 को अगर आप संस्कृत में लिखेंगे तो सत लिखेंगे। इसे क्या होता है? 11 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? एकादशा। तो 11 को ये क्या है? तत्सम है, लेकिन सत भी तत्सम है। 100 जो है आपका तद्भव है। नेक्स्ट हमारा है भक्त। भक्त भी आपका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है? भगत। भगत होता है, भगत। तो यहाँ पर तत्सम लिखा हुआ है, ये तत्सम है, लेकिन इसने पूछा तद्भव को है। ढाई, ढाई क्या है आपका? ढाई आपका ये तद्भव है, जिसका तत्सम होता है अर्ध तृतीय, यानी कि आधा और आधा अर्ध तृतीय, यानी कि ढाई होता है 2/3। नेक्स्ट है पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इसका जो होगा पीपल, पिप्पल। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है, तद्भव है। तो देखो हम आम चाल की भाषा में क्या बोलते हैं? शक्कर ले आओ, चीनी ले आओ। तो ये क्या है? आपका तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 600 शब्द संज्ञा शब्द है, ये क्या है? अच्छा, मैंने संज्ञा जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा। पहले तो मैं सब आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। पहले मैंने वर्णमाला पढ़ाई है, फिर संज्ञा सर्वनाम पढ़ाऊँगा, फिर क्रिया विशेषण पढ़ाऊँगा, फिर वचन पढ़ाऊँगा, फिर विराम चिन्ह पढ़ाऊँगा। ऐसे ही करके आपकी 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 600 शब्द संज्ञा शब्द में कौन सा, यानी कि जो 600 शब्द है ये संज्ञा का किस रूप है? तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। कैसे? भाववाचक संज्ञा वह होती है जो किसी की अवस्था बताती है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये अवस्था को बताती है। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल बीडीओ और यूपी कांस्टेबल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत लोग इसमें गच्चा खा गए थे। क्यों? क्योंकि देखो समूह क्या होता है? जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो हमारा समूह होता है। तो सभा क्या होती है? समूह बना है। कक्षा भी समूह होता है, भीड़ भी होती है, लेकिन दौड़ देखो क्या है? एक सिंगल व्यक्ति भी दौड़ता है और 10-15 के ग्रुप में भी लोग दौड़ते हैं। तो दौड़ क्या है? ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्या कहते हैं? बच्चा दौड़ रहा है, तो बच्चा एक ही है ना, तो यहाँ पर समूह नहीं है। तो बच्चा एक ही दौड़ रहा है ना, तो यहाँ पर दौड़ना। बाकी कक्षा में क्या होते हैं? 15-20 लड़के होते हैं। भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, अगर कोई भी राजनेता भाषण दे रहा है, वहाँ पर सभा होती है, वहाँ पे बहुत होते हैं। लेकिन दौड़ में क्या होता है? ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, लड़का अगर एक सिंगल भी दौड़ रहा है ना, कहते हैं लड़का दौड़ रहा है, तो एक सिंगल लड़का दौड़ रहा है, ठीक है ना, कि बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या करेंगे? बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे बहुत सारे लड़के दौड़े रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक सिंगल वर्ड यही यूज होगा। तो कभी कभी इसका पूछता भी है कि हम दौड़ का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो सर्वनाम या संज्ञा के अनुसार चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि कहेंगे कि बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। तो दौड़ क्या है? दौड़ना को बहुवचन नहीं बना सकते, वहाँ पर आगे सब लग गया बहुत। तो ये भी आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त जो होता है, इसे हम आपको जब सर्वनाम पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण होते क्या हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। गुण है, गुण बताएंगे, रंग बताएंगे, जात बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। वो हमारे सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है? गाय का रंग काला है, तो काला क्या है? रंग है, गाय की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो इसमें देखिए नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लड़का आया, नहीं हुआ है। वह गुलाब के फूल लाया, इसमें भी विशेषता नहीं बताया गया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं।
वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें विशेषता बताई गई है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हथियाना में से कौन सी क्रिया है, हथियाना वर्ड है, इसमें कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणार्थक क्रिया, बी हमारा संयुक्त क्रिया, सी हमारा है अनुकरणात्मक क्रिया एंड डी हमारा है नाम धातु। देखो नाम धातु वह होती है जो जैसे हथियाना, गरियाना, गाली से गरियाना, हथियान या हथियाना, ये आप क्या है नाम धातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया होती है हम किसी से काम करवाएं, ठीक है, हम किसी से काम करवाएं, जैसे कृष्ण तुम मधुर बंसी बजाना, ठीक है, ऐसे होता आना। जो हमारे हथियाना सॉरी जो हमारे प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं उनमें लास्ट में आना या वाना प्रत्यय लगा होता है, ठीक है, वो आप समझ जाइए कि वो क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, कटोरा भर दूध पिया। तो कटोरा भर क्या है, इसमें अव्यय जो होगा हमारा भर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा अव्यय के होते हैं ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि चेंज नहीं होते, इनको आप लिंग धर्म के आधार पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, ठीक है। समुच्चयवाद है, संबंधवाद है, क्रिया विशेषण, ये हमारे अव्यय होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। हम जब थ्योरी में पढ़ाएंगे तो आराम से वहाँ पर आपको बता देंगे, आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अव्यय क्या होते हैं, जैसे इधर उधर जहाँ तहाँ वहाँ, ये क्या है आपके अव्यय हैं। तो यहाँ पर भर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, मैंने अभी बताया ये क्या है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो अव्यय के हम आपको 15 या 20 वर्ड बता देंगे अव्यय के, और अगर वो वर्ड आप अव्यय के याद कर लेंगे तो कभी भी इसके अलावा क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, नहीं है पूछा है। तो देखो आत्मोत्सर्ग, बी यमलोक, सी दुर्गति एंड डी हमारा यमपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें नहीं पूछा है ना, तो इसमें देखो आत्मोत्सर्ग मतलब होता है अपने अंदर समाहित करना, ठीक है, यमलोक मतलब होता है नरक, यमपुर मतलब होता है नरक, और दुर्गति मतलब होता है नरक, लेकिन नहीं पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो गन्ने की जो ईख होती है उसको गाँव में बोला जाता है पैड़ी, गाँव में पैड़ी भी बोलते हैं, जो गन्ना होता है उसके गाँव में पैड़ी भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। रसद मतलब इससे रस से भरपूर होता है, ये भी होता है। रसाल ये भी होता है, लेकिन साखी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गौरव विलोम का शब्द क्या है, ए है लाघव, बी है लघुत्व, सी है लघुता एंड डी हमारा लघुत्तम। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा और गौरव का लाघव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रोपड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये इसका अलग ही, इसका कोई आप सेंस नहीं लगा सकते हैं, इसका कोई सेंस नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप रोपड़ का जो होगा वो आपका होगा उन्मूलन, क्या हो जाएगा उन्मूलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपी के आरओ एआरओ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया था। नेक्स्ट है दूध का रंग काला है। देखो आपके जब एग्जाम होगा यूपीपी कांस्टेबल का, अभी हाल ही में भर्ती हुई थी जीडी कांस्टेबल की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी एसएससी के थ्रू, तो उसमें रिक्त स्थान के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आप रिक्त स्थान की जो पूर्ति वाले क्वेश्चन होते हैं इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे और उसको बारी बारी से पढ़ते रहिए, ठीक है। दूध का रंग क्या होगा, दूध का रंग हमेशा सफ़ेद होता है, और ये आप कॉमन सेंस की बात होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आज आकाश में डाट डाट छाए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लगाएंगे, देखो आकाश में, आज आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो बादल का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है जलद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो जलज होता है ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है, नीरज भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है, जलद ही आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो जलद होता है ये आपका अंबर यानी कि आकाश का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या बोलते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत लोग इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते हैं। तो कर्तव्य विमूढ़, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला यानी कि खराब बात करने वाला उसे क्या बोलते हैं, उसे हम दुराग्राही बोलते हैं, और तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अच्छा मैं बताऊँ
आपको अगर कोई लोकोक्ति दी हुई है और आपको मुहावरा दिया हुआ है तो आप वहाँ पर डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये हमारी लोकोक्ति है, ये हमारी मुहावरा है। तो मैं आपको बताऊँ, जो मुहावरा होता है उसके लास्ट में ना होता है और लोकोक्ति के लास्ट में ना नहीं होता है। जैसे क्या है, गूलर का फूल होना, तो यहाँ पर ना आ गया, इसका मतलब ये मुहावरा है। और लोकोक्ति क्या होती है, अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए। तो जाए में देखियो, जाए में क्या है, लास्ट में यह आ गया, यहाँ पर ये हमारी लोकोक्ति हो गई। लेकिन जो हमारा मुहावरा होता है उसके लास्ट में ना होता है और लोकोक्ति के लास्ट में मोस्टली ना नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जैसे क्या है, अंधेर रगरी चौपट राजा, तो ये आपकी क्या है, लोकोक्ति है। क्या है, लोकोक्ति है, ये आपकी लोकोक्ति है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन कुछ होते हैं लेकिन मोस्टली ज़्यादा आपका यही काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोने में सुगंध, मुहावरा का सही अर्थ क्या है। सोने में सुंदर मतलब क्या है, सोने में सुगंध यानी कि किसी अच्छी वस्तु में भी सुगंध अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर सुंदर वस्तु में गुण और होना, ये हमारा सोने पे सुहागा या सोने में सुंदर होता है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होत चीकने पात मतलब क्या होता है, जो हमारे लड़के बचपन से ही होते हैं उनके अंदर अच्छे गुण दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होनहार बाल के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, किस तरह का वाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, आश्रित सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपके मिश्र वाक्य। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको मिश्रित वाक्य से देखने को मिलेंगे। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, ये पहले वाले वाक्य यानी कि दो सेंटेंस बना होगा। देखो यहाँ पर उसने कहा, फिर एक हो गया कि मैं घर जाऊँगा, कि मैं घर जाऊँगा, यानी कि एक जो वर्ड ये हमारा वाक्य ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट पे क्या है, आश्रित है। आश्रित है, इसमें स्रा लग गया इसीलिए आश्रित है, यानी कि पहला जो हमारा वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है, यानी दूसरा वाला वाक्य जो होता है पहले वाले वाक्य पे डिपेंड होता है, आश्रित होता है, इसीलिए उसे मिश्रित वाक्य बोला जाता है। और वहाँ पर किसी एक योजक चिन्ह से यानी योजक अक्षर से वर्ण से जुड़ा होगा, उसका नाम होता कि, इसलिए, अथवा, है ना, तो इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लिए, उसने कहा कि मतलब होता है मिश्रित वाक्य में। ये हमारे कुछ योजक शब्द होते हैं। जब मैं सरल वाक्य, मिक्स वाक्य, वाक्य आश्रित वाक्य पढ़ाऊंगा तो उसमें से वो वर्ड आप छांट लीजिएगा, उतरे को रट लीजिए, उनके बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। देखो, जहाँ पर कामा आता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, इसको सरल बनाइए। तो इसका जो सरल होगा वह हो जाएगा, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। तो इसका क्या होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, क्यों वह दंड से, सेंटेंस बन ही नहीं रहा है। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, ये भी नहीं बन रहा है। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, ये भी नहीं बन रहा। सिंपल सबसे दंड बन रहा है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो आपके क्वेश्चन में तो 37 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, लेकिन हम आपको डेली कराएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपके उसमें जो 37 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं कराऊंगा 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। देखो, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, देखते हैं। श्री राम 14 वर्ष के बाद, ठीक है, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद होगा, वन से लौटे, वापस नहीं होगा, वापस नहीं होगा, वापस नहीं, लौटे। लौटे का मतलब ही होता है वापस, तो यहाँ पर वापस है, वापस है, वापस नहीं होगा, लौटे का मतलब होता ही वापस है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। देखो 3 ही प्रकार के वाक्य होते हैं, वाच्य होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, एक होता है क्रमवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ये तीनों आप अगर अच्छे से पढ़ ले जाएंगे, महज आपको अगर हम पढ़ाएंगे तो 15 मिनट में भाववाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य खत्म कर देंगे और समझ जाएंगे। तो इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, और ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य से। एसिव, पैसिव, इंग्लिश में जो जानते हैं जानकार होंगे, वो एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इससे बाहर भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। भाववाच्य मतलब होता है कि क्या है, अब मुझसे चला नहीं जाता, यानी मेरे भाव है, मेरे दिल की बात है कि मैं अब नहीं चल पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दादी से चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। तो ये भाववाच्य होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव के फॉर्म में रहते हैं, नेगेटिव के फॉर्म में रहते हैं।
इसमें देखो खाया नहीं होगा, उठाया नहीं होगा, नेगेटिव के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये तो खुद की बात कर रहा है, दादी से चला नहीं जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राजा सेवक को कंबल देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कारक भी पढ़ाएंगे, कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, राजा कंबल को क्या कहता है? सेवक है। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर राजा सेवक के लिए काम करता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अधिकरण पे पर, और संप्रदान के लिए, के संप्रदान जो होता है के लिए, के वास्ते, के हेतु, यानी 3 वर्ड होते हैं जो संप्रदान के लिए होते हैं। कभी भी संप्रदान की बात की जाएगी तो वहाँ पर सेवा का भाव होगा, वहाँ पर किसी को आप वस्तु दे रहे होंगे। ये हमेशा देखो, संप्रदान का जो चिन्ह होता है के लिए, के वास्ते, के हेतु, ये 3 वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर राजा क्या कर रहा है? सेवक के लिए कंबल दे रहा है। तो यहाँ पर के लिए की बात हो रहा है। तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, क्यों? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को का चिन्ह देखेंगे तो कर्म का आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। संप्रदान होगा, क्योंकि ये राजा क्या है? सेवक के लिए कंबल दे रहा है। तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पर संप्रदान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमा कुत्ते से डरती है, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, फिर लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? कर्ण, कर्ण कर ले, लेकिन ये क्या है? ये कर्ण कारक नहीं होगा, क्योंकि सीमा जो है कुत्ते से डरती है। तो यहाँ पर से चिन्ह लगा है कारक, तो यहाँ पर कर्ण कारक नहीं होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा। क्यों? जहाँ भय, रक्षा और क्रोध का भाव होता है, वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है, और अलग होने की अर्थ में भी आपका अपादान होता है। इसलिए कुत्ता सीमा कुत्ता से डरती है, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा। ये एक्सेप्शन वाले कुछ वाक्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आप देख लीजिएगा, सही है। नेक्स्ट है, तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर सभी को पता है क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्त्रीलिंग हो गया, कल घटना घट गई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। रीति भी रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई, आया तो नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पर्यायवाचियों में से स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, बी हमारा है दुपट्टा, सी हमारा है पुष्टलका, एंड डी हमारा हीरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका प्रकृति बहुत सुंदर दिख रही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण काल हो जाएगा भाई, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, यानी पढ़ी है, अभी भी पढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सब कुछ, ये अनिश्चयवाचक संज्ञा विशेषण, अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण की विशेषता बढ़ा है। सब कुछ मतलब कुछ निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते रहेंगे इसी तरह के आपको डेली की क्लासेस हिंदी की प्लस MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसे मैं करवा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, आपके घर में कोई मुख्य सेव का क्लास ले रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वो भी मिल जाएंगी, लगातार क्लासें आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की सही वर्तनी का, फिर वही आ गया। मैंने आपसे बताया कि वर्तनी के कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको बता सकता है, लेकिन आप उसे कैसे रटेंगे? तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करिए, डेली 50 वर्तनी आप पढ़िए, और बार बार अपने माइंड में उसको सेट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। तो निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? अनुसांगिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? ये भी सभी को पता है, इस क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी होती। अच्छा ये बताओ, जो हमारी उर्दू भाषा होती है उसकी लिपि क्या होती है? तो उसकी लिपि क्या होती है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये गूगल करके बताइए, चाहे जैसे बताइए कि हमारी जो देवनागरी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। वैसे उर्दू की लिपि क्या होती है? उर्दू की जो लिपि होती है उसका पहला अक्षर हम बता रहे हैं, ना से स्टार्ट होता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? तो सभी को पता है 14 सितंबर 1949। अच्छा ये बताओ कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं और सबसे नवीनतम भाषा कौन जुड़ी थी? और मैं बताऊं कि हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत भाषा रखा गया और ये किस भाग में आती है? ये क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है,
ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा है? ऑर्डर के लिए, ऑर्डर मतलब होता है हम किसी को आदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।